स्ट्रक्चर ऑफ इफ स्टेटमेंट। आए अब हम देखते हैं कि इफ स्टेटमेंट क्या होती है और इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है और कैसे ये काम करता है। तो सबसे पहले हम इफ स्टेटमेंट की बात करें तो क्योंकि स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि आप लोग पहले से फ्लो चार्ट्स पढ़ चुके हैं और मैं बारहा बता चुका हूं कि जो हम फ्लो चार्ट्स पढ़ते हैं वो फ्लो चार्ट्स असल में प्रोग्रामिंग कुछ और नहीं होती बल्कि वही फ्लो चार्ट्स होते हैं, वही एल्गोरिथम्स होते हैं जिनको हम सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके लिख लेते हैं। तो मैं पहले आपको ये फ्लो चार्ट के ज़रिए समझाता हूँ कि यहाँ पर इफ़ स्टेटमेंट का क्या काम होता है। इफ़ स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट होती है कि जिसमें हमारे पास जस्ट एक कंडीशन गिवन होती है और ये कंडीशन जिसका रिजल्ट या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। इसका रिजल्ट क्या होगा, यहाँ पर रिजल्ट या तो ट्रू होगा या फिर रिजल्ट फॉल्स होगा। अगर रिजल्ट ट्रू हुआ तो ये वाला रास्ता अपनाया जाएगा और उसमें क्या है, कोड इनसाइड इफ बॉडी, कि अगर इफ की बॉडी में जो कोड है वो सिर्फ उस वक्त एग्जीक्यूट होगा जब यहां से कंडीशन ट्रू होगी। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो वो कोड एग्जीक्यूट होगा जो इफ की बॉडी के अंदर मौजूद है। अदरवाइज अगर कंडीशन फेल हुई तो फिर इफ की पूरी बॉडी स्किप हो जाएगी और डायरेक्ट कंट्रोल कहाँ आ जाएगा, कंट्रोल वहां आएगा जहां पे इफ खत्म हो रहा है, इफ के बाद वाली पोर्शन पे कंट्रोल आपका डायरेक्टली आ जाएगा। मैं इसको मजीद एक्सप्लेन करता हूं, इसके जनरल सिंटेक्स को देखते हैं। अगर आप इसके जनरल सिंटेक्स की तरफ देखें तो लिखा है इफ, उसके बाद लिखी है कंडीशन, फिर उसके बाद है बॉडी। ये बॉडी जो है ये इफ की बॉडी कहलाती है। ये यहां से यहां तक इन दो कर्ली ब्रैकेट्स के दरमियान में जो स्टेटमेंट्स हैं जिसको हमने लिखा हुआ है ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, यहाँ पे एक स्टेटमेंट भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। ये स्टेटमेंट्स जो हैं ये इफ़ की बॉडी कहलाएंगी। इसको हम बॉडी ऑफ इफ़ भी कह सकते हैं, बॉडी ऑफ इफ। ठीक है जी। तो होता क्या है कि अगर कंडीशन ट्रू हुई तो फिर तो ये बॉडी एग्जीक्यूट होगी, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो फिर क्या होगा, फिर ये बॉडी पूरी की पूरी स्किप हो जाएगी और अगर इसके नीचे कोई कोड हुआ तो वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। यानी ये ऐसे ही कंडीशन है कि अगर हम कहते हैं कि अगर कल बर्फ पड़ रही हुई, अगर कल स्नोफॉल हुई, इफ देयर विल बी स्नोफॉल टुमारो देन वी विल गो टू मरी। बट अगर स्नोफॉल ना हुई तो फिर क्या करेंगे, इसके बारे में हमने अभी फैसला नहीं किया। तो अगर आपने सिर्फ हाँ के बारे में फैसला किया हो लेकिन ना के बारे में फैसला ना किया हो तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम जस्ट इफ स्ट्रक्चर कहते हैं या इफ कंडीशन कहते हैं। और इफ कंडीशन में यही होता है कि अगर कंडीशन ट्रू हो तो तब तो हमें पता होता है कि हमने किस तरफ जाना है, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हो तो फिर हमारे पास फॉल्स का कोई रास्ता नहीं होता बल्कि ट्रू वाली बॉडी स्किप हो जाती है और हम नॉर्मल फ्लो को फॉलो कर लेते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे लिखा है व्हेन दिस स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड द कंडीशन इज इवैल्यूएटेड फर्स्ट। सबसे पहले कंडीशन इवैल्यूएट होगी और इफ द रिजल्ट इज ट्रू, अगर इस कंडीशन से ट्रू रिजल्ट आता हुआ देन द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट विद इन द ब्रेसेस विल बी एग्जीक्यूटेड। यानी फिर ये वाली ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो इन ब्रेसेस के अंदर कर्ली ओपन और कर्ली क्लोज ब्रेस के अंदर मौजूद हैं ये एग्जीक्यूट होंगी। इफ द रिजल्ट इज फॉल्स, अगर रिजल्ट फॉल्स हुआ तो फिर ये पूरा का पूरा ब्लॉक, द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स विद इन द ब्रेसेस विल बी स्किप्ड, ये पूरा का पूरा ब्लॉक स्किप हो जाएगा और कंट्रोल विल बी ट्रांसफर्ड टू द स्टेटमेंट्स आफ्टर इफ देयर एग्जिस्ट एनी स्टेटमेंट्स। और फिर उसके बाद कंट्रोल कहाँ आ जाएगा, इधर नीचे आ जाएगा इफ स्टेटमेंट के। अगर यहाँ पे कोई स्टेटमेंट्स मजीद मौजूद हुई तो वो एग्जीक्यूट होंगी, अदरवाइज कुछ भी नहीं होगा। If there is only one statement to be executed in the if block then the braces are not required।
इसका क्या मतलब है कि अगर यहां पर आपके पास ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स ना हो बल्कि सिर्फ एक सिंगल स्टेटमेंट हो, अगर एक ही स्टेटमेंट हो तो फिर ये वाली ब्रेसेस जो हैं ये लगाना ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल है, ये आप फिर स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स इफ की बॉडी के अंदर मौजूद होंगी तो फिर ये ब्रेसेस लगाना ज़रूरी है। तो आइए स्टूडेंट्स अब चलते हैं एक प्रोग्राम की जानिब जिसमें मैं आपको प्रैक्टिकली इफ़ का इस्तेमाल करके दिखाता हूं कि इफ़ कैसे इस्तेमाल होता है और इफ़ की कोडिंग किस तरह से की जाती है सी लैंग्वेज में। तो चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, ये मैंने आपके सामने डेव C++ ओपन किया है और यहाँ पे हमने सबसे पहले एक न्यू फाइल ओपन करनी है। मैंने न्यू फाइल ओपन कर ली। अब इस फाइल के अंदर मैं कोड लिखना चाह रहा हूँ और आपको पता है कि कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं हर कोड में, जिस तरह से उसकी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स जिसका इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए सबसे पहले वो लिखते हैं include stdio.h और इसका मैं आप लोगों को मतलब बता चुका हूँ कि ये क्या है। ये एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है जो कि बताता है कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी फाइल को इसके साथ ऐड कर लो। और ये क्यों यूज़ होता है? ये यूज़ होता है जब भी हम printf और scanf के फंक्शन यूज़ करते हैं तो वो scanf और printf के जो फंक्शनैलिटी है वो असल में stdio.h की फ़ाइल में पड़ी है और वो फाइल अटैच करना ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ printf और scanf के फंक्शन काम नहीं करते। उसके बाद एक और हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव अक्सर इंक्लूड करते हैं, #include conio.h और ये कंसोल इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ होती है। उसके बाद इंट मेन और यहाँ पे प्रोग्राम स्टार्ट किया, कर्ली ओपन कर्ली क्लोज ब्रेसेस के ज़रिए। और अब यहाँ पर हम प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं जो प्रोग्राम बनाना चाह रहा हूँ, मैं ये प्रोग्राम बना रहा हूँ कि एक रिज़ल्ट हम चेक करना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज कि स्टूडेंट पास है या स्टूडेंट फेल है और हम ये कहते हैं कि अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स 32 से ज़्यादा हैं, यानी 33 या 33 से ज़्यादा हैं, तो फिर वो स्टूडेंट पास है। और अगर कोई स्टूडेंट 33 से कम मार्क्स लेता है तो वो स्टूडेंट फेल कंसीडर होगा। तो इसके लिए हम कहते हैं लेट्स सपोज के इंटीजर मार्क्स, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जो जिसकी टाइप इंटीजर है और उसका नाम क्या है? मार्क्स है। और अभी हम टर्मिनल पे यूज़र से उसके मार्क्स पूछेंगे, स्टूडेंट से उनके मार्क्स पूछेंगे कि इंटर यूर मार्क्स। वो जब अपने मार्क्स एंटर करेंगे तो हम डिसीजन करके बताएंगे कि आया वो स्टूडेंट पास है या फेल है। तो सबसे पहले हमें मैसेज देना होगा स्क्रीन पे स्टूडेंट को कि वो अपने मार्क्स एंटर करे। तो हम उसके लिए लिखते हैं ये न्यू लाइन के लिए \n प्लीज एंटर योर मार्क्स। और ये हमने क्लोज कर दिया लाइन को सेमीकोलन से। और अब हम मार्क्स एंटर करवाना चाह रहे हैं तो वो मार्क्स हमें क्योंकि टर्मिनल पे ले रहे हैं तो इसके लिए scanf के फंक्शन का इस्तेमाल होगा और scanf के ज़रिए हम मार्क्स एंटर करवाएंगे। %d इसलिए क्योंकि हम एक इंटीजर वैल्यू यहाँ पे इंटर करवाना चाह रहे हैं और जो हमारे पास वेरिएबल था उसकी टाइप भी इंटीजर ही थी। और %, जो है वो मार्क करता है, पॉइंट करता है टुवर्ड्स द मेमोरी लोकेशन। मार्क्स वो मेमोरी लोकेशन का नाम है जिसके ज़रिए हमने इस वेरिएबल को रिजर्व किया है। और उसके आगे फिर हमने सेमीकोलन लगा के इसको एंड किया। इससे होगा क्या कि स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं वो इस वेरिएबल मार्क्स के अंदर इंटर हो जाएंगे। अब क्या करते हैं हम
हमने करना है डिसीजन कि आया ये स्टूडेंट पास है या फेल है। तो हम कहते हैं कि अगर स्टूडेंट के मार्क्स 32 से ज़्यादा हुए तो वो पास है। तो अगर यानी इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन 32 देन क्या, देन हम कहेंगे कि स्टूडेंट जो है वो if the marks are greater than 32 then print, अगर उसके मार्क्स 32 से ज़्यादा हैं तो हम क्या प्रिंट करेंगे, कॉन्ग्रेचुलेशंस you are passed। लेकिन अगर उसके मार्क्स 32 से ज़्यादा नहीं हैं और उसके मार्क्स 32 से कम हैं तो फिर हम क्या करेंगे। तो ऐसा यहाँ पर अभी तक कुछ डिफाइन नहीं हुआ कि अगर उसके मार्क्स 32 से कम हुए तो हम उसको बताएंगे कि यू आर फेल। हमने ऐसा कुछ नहीं कहा, क्योंकि इफ स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें हाँ की सूरत में तो हमारे पास जवाब होता है लेकिन ना की सूरत में जवाब नहीं होता। तो इस तरह से ये अगर हम प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर इफ की कंडीशन ट्रू होती है यानी मार्क्स उसके 32 से ज़्यादा होते हैं तब तो हमारे पास आ जाएगा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर पास। लेकिन अगर मार्क्स 32 से कम हुए तो फिर कुछ भी नहीं होगा। इसको हम एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं। एग्जीक्यूट करने के लिए हमने ये कंपाइल एंड रन में गए, तो उसने कहा है कि ये सेव कर दें। तो 10th क्लास का प्रोजेक्ट है, इसको मैं दे देता हूँ इफ स्टेटमेंट 1 और ये मैंने सेव कर दिया। ये रन हुआ, कह रहा है इंटर योर मार्क्स। तो लेट सपोज इस बार मैं देता हूँ 45 विच आर ग्रेटर देन 32। तो इससे क्या रिजल्ट आना चाहिए, ऑब्वियसली हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्योंकि मार्क्स 45 हैं यानी 32 से ज़्यादा हैं तो रिजल्ट पास ही आएगा। तो हम चेक करते हैं इसको और ये देख लें आप, लिखा हुआ आ गया है कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर पास्ड। एक और मरतबा इसको एग्जीक्यूट करते हैं। इस बार मैं मार्क्स देता हूँ 25 विच आर लेसर देन 32 यानी इस बार 32 से कम मार्क्स दिए हैं तो इस बार स्टूडेंट को फेल होना चाहिए। लेकिन इस बार ये कोई रिजल्ट नहीं दे रहा, इसने कुछ नहीं बताया कि वो फेल है या पास है, क्योंकि इफ स्टेटमेंट में हमारे पास हाँ की सूरत में तो जवाब मौजूद होता है लेकिन ना की सूरत में जवाब नहीं होता। इसीलिए यहाँ पर उसने खामोशी इख्तियार कर ली है। तो ये आपका इफ का एक प्रोग्राम था। इसके अलावा एक और प्रोग्राम भी इफ में देखते हैं हम, ताकि मज़ीद अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और उसके बाद फिर इसमें मैं प्रोग्राम लिखता हूँ। यहाँ पे मैं एक प्रोग्राम ऐसा लिखना चाह रहा हूँ कि जो यूज़र से कहता है कि प्लीज़ इंटर अ नंबर यूज़र से नंबर इंटर करवाता है और फिर उसके बाद उसको चेक करता है कि अगर ये नंबर ग्रेटर देन 0 है तो इसका स्क्वायर फाइंड कर दो, यानी पॉजिटिव नंबर्स का स्क्वायर फाइंड कर रहा है ये प्रोग्राम। तो हम एक और काम भी करते हैं, कमेंट्स लिखते हैं कि ये प्रोग्राम किस काम के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और कमेंट्स हम लिखते थे सिंगल लाइन कमेंट्स डबल स्लैश से। यहाँ पे हम लिखते हैं कि दिस program will find the square of a positive integer। ठीक है जी, पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे तो उसका स्क्वायर फाइंड करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं।
square is equal to n steric n the square of person D is person D, और यहाँ पे पहले पर्सन डी की जगह पे एन आ जाएगा, दूसरे की जगह पे हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा। और हमने क्योंकि यहाँ डिक्लेयर नहीं किया तो इसको डिक्लेयर कर देते। तो अब देख लें यहाँ पे हमने क्या किया है। यहाँ पे हमने दो वेरिएबल्स इंटीजर टाइप के डिक्लेयर किए हैं, एक का नाम n है, एक का नाम स्क्वायर है। उसके बाद हम यूज़र को कह रहे हैं कि इंटर अ नंबर, और उसकी स्क्रीन पे जब मैसेज डिस्प्ले होगा तो वो जो नंबर इंटर करेगा वो हम वेरिएबल n में लेंगे, और उसके बाद फिर हम उसको चेक करेंगे उस नंबर को कि अगर वो नंबर ग्रेटर देन 0 है यानी पॉजिटिव नंबर है तो फिर हमने क्या करना है, उसका स्क्वायर फाइंड करना है, और उसके बाद फिर हमने उसको डिस्प्ले भी करना है कि द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज वट एवर, जो भी उसका स्क्वायर आएगा। इसको अब हम रन करके चेक करते हैं F11 के ज़रिए। इसको फिर सेव करना है तो इफ़ स्टेटमेंट 2 के नाम से मैंने सेव कर दिया, और वो कह रहा है प्लीज़ इंटर नंबर। मैं लेट सपोज 25 एंटर करता हूँ तो उसने 25 का स्क्वायर 625 मुझे शो करवा दिया। एक और मरतबा करता हूँ, इस बार मैं -5 एंटर करता हूँ। तो अब क्योंकि मैंने नेगेटिव नंबर इंटर किया है विच इज़ नॉट ग्रेटर देन 0, तो इस बार उसने स्क्वायर नहीं फाइंड किया बल्कि कुछ भी नहीं किया, क्योंकि हमारे पास इफ़ के केस में हाँ की सूरत में तो हमें पता होता है कि हमने क्या करना है, लेकिन ना की सूरत में हमें पता नहीं होता कि हमने क्या करना है, इसलिए वहाँ पर यह खामोशी इख्तियार करता है, जैसे आपके सामने इस केस में भी किया है। इसके अलावा एक स्टेटमेंट मैंने और लिखी थी कि अगर इफ़ की बॉडी के अंदर स्टेटमेंट्स ब्लॉक ऑफ, यहाँ पे देखिए ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स है, इफ़ की बॉडी है ये और उसके अंदर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, यानी एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हैं तो उसको हम ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स कहते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे इफ़ की बॉडी के अंदर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स ना हो बल्कि सिर्फ एक ही स्टेटमेंट मौजूद हो, तो मैंने आपको बताया था कि ये पैरेंथेसिस लगाना ऑप्शनल होते हैं। तो हमने पिछली बार इसको पैरेंथेसिस के साथ रन किया था तो तब तो रन हो गया था। अब हम इसको बगैर पैरेंथेसिस के भी चेक कर लेते हैं कि अब रन होता है या नहीं होता। तो अब रन करके चेक करते हैं। इस बार मैं देता हूँ 45, तो उसने दे दिया कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर पास। अगेन रन करता हूँ 25 देता हूँ, और इस बार उसने कुछ भी नहीं किया क्योंकि मार्क्स 32 से कम थे। तो ये हमारे पास इफ़ का स्ट्रक्चर था। इफ़ पे मैंने एग्जांपल भी आपको करवा दी। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच।